हाँ बजे 6 बजे लेक्चर हो, 1 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होना है तो जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो लेक्चर आप लोग यही तरीके लैपटॉप चलता रहेगा घर में, मैं तो कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये कोई लीव ना करे बाद में, आपसे सेट नहीं होगा, पीछे बैक एंड पे कोई नहीं है, बस यही बैठे रहे आप लोग। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अब आना शुरू हो गया। एक मिनट बेटा, अब होल्ड करें जरा।
हाँ बेटा 1 मिनट ठहरे, वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने म्यूट किया हुआ है। 1 मिनट जरा, 1 बजे लेक्चर शुरू कर लेते हैं। अच्छा भी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर कल वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा था, और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, और लास्ट में हमने कुछ उसके एमसीक्यूज को देखा था। आज जो हमारे पास बेटा दो चीजों को हमने देखना है, एक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब आपका बेटा जो यूएचएससी कोर्स आउटलाइन है उसमें क्वांटम नंबर का जिक्र नहीं है, उसमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्वांट और साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उन दोनों को पैरेलल एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये सारी चीजें लिखना पड़े इसमें। इसलिए मैं बिल्कुल सरफेस नॉलेज इनमें जो बेसिक हमारे पास है, क्योंकि शेप्स का ताल्लुक एज ई मुतल क्वांटम नंबर से, बाकी क्वांटम नंबर्स को मैं सिर्फ हम सरफेस नॉलेज की हद तक देखेंगे। जैसे सबसे पहले बेटा आपके पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। उसके रिलेटिव कल आपको दो फार्मूले मैंने लिखवाए थे। साइज से मुराद है रेडियस, आर एन इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्केयर। इसका मतलब क्या था, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आर की वैल्यू साइज भी बढ़ता जाएगा। तो पहली बात, एन से हमें साइज को पता चलता था। दूसरा एनर्जी, तो एनर्जी के रिलेटिव भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई एन इक्वल टू -2.17 इंटू 10⁻18 जूल 1/m स्क्वायर। उसमें भी 1/m स्क्वायर ई से रिलेट कर रहा था। इसका मतलब है आपके पास ये दोनों पॉइंट जब वो रिलेट कर रहे होते हैं, इससे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम। अच्छा, और उस फॉर्मूला था 2। आपके पास शेल्स को हम अल्फाबेटिकली तो एन। सर सर आपकी आवाज कट रही है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा बेटा सबकी आवाज ठीक आ रही है अब? आवाज ठीक है बेटा, जरा मुझे मैसेज कर दें अगर आप ठीक है। गुड। तो बेटा किसी का अगर डिस्टोर्शन होता है तो वो उसका थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है, वो देख लिया करें। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बेटा आपके पास किसी भी शेल में, शेल के रिलेटिव ये हमें इंफॉर्मेशन बताता है, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है 2n²। तो पहले शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए n3² 9 × 2 18। इसी तरह से फोर्थ वन के लिए 16 × 2 32, 5 के लिए 25 × 2 50। इस तरह से ये आपके पास किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा फार्मूला जो बनता है वो है 2n²। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
सेकंड वन था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो आपका मेन टॉपिक है, जो यूएचएस के सिलेबस में उसने लिखा हुआ है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, और उसमें लिखा हुआ है एसपीडी। एफ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको स्टडी ही नहीं करना। तो बेटा उसमें सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करती है। अब बेटा ये एल की वैल्यू, 4 वैल्यूज आपकी बुक में डिस्कस की है। एल 0 से स्टार्ट होता है, और अगर एल की वैल्यू 0 हो तो वो एस सब शेल को जो है वो शो करता है, जिसकी शेप स्फेरिकल होती है। एस 0, एल इक्वल टू 0, एस और स्फेरिकल शेप। और किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए भी कल ये फार्मूला लिखा था, 2l+1, 2 इंटू 2l+1। तो l की वैल्यू 0 पुट करें, 2 इंटू 0, 0+1, 1, 1 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो वैसे जुबानी आपने काफी दफा याद कर ली हुए हैं। इसी तरह से l की वैल्यू अगर 1 हो तो वो d सब शेल को शो करेगा, और d सब शेल की 3 शेड्स एग्जिस्ट करती है। इसकी कितनी शेड्स होती हैं वो वैसे आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पता चल जाएगा। p जो है वो आपके पास डबल लाइक होता है 3 तरह से। ये एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड हो सकता है, वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड हो सकता है, या जी एक्सिस पे, एक एक्स एक को वाई, और ये परपेंडिकुलर जी एक्सिस, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो आपके पास p, आपके पास कितने इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं जी? 6, 2 इंटू 1 + 1 + 1, 3 इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर l की वैल्यू 2 हो तो वो हमेशा d सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन उसमें 10 आएंगे, 2 इंटू 2, 4 + 1, 5, 5 इंटू 2, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से s में 14। तो d की 5 ओरिएंटेशंस हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz²। और इसमें डबल डम्बल जो है वो इसकी जो है वो शेप होती है। सर ये कैसे पता चलता है? ये बेटा देखिए सिंपल, जिन एक्सिस के अक्रॉस वो ड्रा कर रहा है वो आपके हो जाए। मतलब ये x और y के रिलेटिव है, तो एक्स वाई, ये y और z के रिलेटिव है, तो y z, ये z और x के रिलेटिव है, तो z x। ये आपके पास एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे स्क्वायर के साथ dx² - y², और ये सिर्फ z पे है, तो dz²। तो ये शेप उसने आपसे पूछ सकता है कि कौन सा किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। s जो है वो हमारे पास स्फेरिकल, p डम्बल और उसकी 3 ओरिएंटेशन, और d डबल डम्बल विद 5 ओरिएंटेशन। और फिर बेटा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा n से कम होगी। मतलब n की वैल्यू 1, मतलब k शेल है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वो पहला 1s, इसको लिखना है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, तो वो 1s। मतलब मैं इसी तरह से अगर आपको कहता हूं बेटा आपके पास n इक्वल टू, सिर्फ एक एमसीक्यू बताने के लिए इधर लिख देता हूं, n इक्वल टू अगर मैं कहता हूं 3 और l इक्वल टू 2, तो ये किस इसको सब शेल को रिप्रेजेंट करें? ये आपके पास तो किस तरह से इसको करेंगे? तो ये करेगा सर नजर आ रहा। नजर नहीं आ रहा बेटा, चले मैं इधर साइड, ये 3D नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये मैंने कहा था बेटा अगर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, तो 3d को, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो वो 3d को रिप्रेजेंट कर। मैं कहता हूं आपके पास n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0। 4s। जी बेटा 4s, वेरी गुड शाबाश। अगर मैं कहता हूं n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, 3p को, गुड शाबाश। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा ये मैंने इसी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। s स्फेरिकल, p डम्बल। अब डम्बल में 3 तरह से ओरिएंटेड हो सकते हैं, px, py, pz। और d सब शेल डबल डम्बल, ये आपकी बुक में शेप्स भी बनी हुई है, तो उसके रिलेटिव आपने इन चीजों को देख लिया। तो ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर और सर जी जी ये डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस क्यों आता है?
बेटा देखिए 5 तरह की ओरिएंटेशन आपने लेनी है, तो उसमें एक को एक्स एक्सिस के रिलेटिव, ये इसका स्केल लेके फिर उसके रिलेटिव डाटा को कैलकुलेट करने के लिए एक आपने डाटा सिर्फ बनाना होता है। आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, डी एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर, तो इधर वाई स्केयर आ जाएगा, वाई स्केयर माइनस डी स्केयर एक्स स्केयर। दो एक्सिस का आपने डाटा लेके उसका स्केल लेके उसके रिलेटिव बेटा ओरिएंटेशन हो जाएगी, तीसरी उसके रिवर्स में आ जाएगी। तो ये 5 जो अवेलेबल आपके पास है उसके रिलेटिव वो डाटा बनाता है। तो ये ग्राफ किन किन के सर रिलेटिव इसमें माइनस ही क्यों आता है? क्या मतलब? देखिए ना बेटा माइनस ही आपके क्यों आता पास है? नहीं, अब माइनस भी आ सकता है, डी एक्स स्क्वायर, अगर आप बार बुक्स में देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी मल्टीप्लीकेशन भी लेता है, प्लस भी ले लेता है। तो इसमें सिंपल इसकी कोई रीजन नहीं है ऐसे, वो कैलकुलेशन के रिलेटिव जो आपके पास 3D में ओरिएंटेशन निकली हैं उनको बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ये वे है। इनका जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रिलेटिव है, इसकी बेस पे आप प्लस के साथ भी वैसे ले सकते हैं, तो ओरिएंटेशन वो 5 ही बनेंगे ऐसे। बाकी इसमें और इनकी शेप भी बता कोई रीजन नहीं है, अगर हुई तो वो मैं इंशाल्लाह आपको देख के बता दूं। इनकी शेप Otherwise, बता अगर दें आप कैसे एक्स जेड और वाई। जी सॉरी सर इनकी शेप जैसे डी एक्स वाई है और डी वाई जेड, ये किसकी कैसे ओरिएंटेड है? अब बेटा देखो डी एक्स वाई का क्या मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान बनेगा। ये शेप्स अगर आप थोड़ी सी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने इसलिए एक को एक्स और एक को वाई बना दिया। इसमें जितने भी बनना तो वो डम्बल लाइक है, तो जितने भी डाटा होगा वो एक्स और वाई के दरमियान लाई करेगा। तो एक्स और वाई के दरमियान ये वाले इसके 4 कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह से वाई जी, तो एक कैलकुलेशन वाई पे ले ली, एक जी। बाकी बेटा अब वाई और जी के दरमियान ग्राफ, अगर मैं आपके पास कोई वैल्यू एक्स एक्सिस के क्रॉस वैल्यूज दे देता हूँ, वाई एक्सिस के क्रॉस वैल्यू दे देता हूँ, तो बेटा ग्राफ इन्हीं के दरमियान बनता है। कि ग्राफ जब भी आपने बनाना होता है आपको दो तरह का, एक आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू लेते हैं, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसी तरह एक्स वाई का मतलब ही कोई भी ग्राफ है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक पी यहाँ पे वी लिख देता हूँ, तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? ये पीवी ग्राफ है। अगर मैं इसको 1 ओवर, तो पी 1 ओवर वी ग्राफ है। तो आप जिस चीज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेटिव ले रहे हो उसके रिलेटिव आप बात कर देते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस, क्योंकि 3D डायग्राम है ना बेटा, इसको 3D अगर आप इसको नेट से देखेंगे ना तो इसमें डिफरेंट टाइप की 3D डायग्राम है, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या कर लिया, इस एक्सिस को वाई सपोज कर लिया, इस एक्सिस को जी, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसको मैंने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया। अब इसके रिलेटिव बेटा वाई और जी के दरमियान जो डाटा है वो वाई और जी के दरमियान आ रहा है। इसमें ये किस्म का वो जी इंटरसेप्ट कह लें, सारी वैल्यू ही जी पे आ रही है। तो ये आपके पास, ये तो फिजिक्स के रिलेटिव टर्म्स हैं कि जब आप कौन सा एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज लेंगे तो एक्स और वाई के दरमियान ग्राफ आएगा, जब वाई और जी के लेंगे तो वो वाई और जी के दरमियान आएगा, जब जी और एक्स की लेंगे तो वो जी और एक्स के दरमियान ग्राफ आएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर, ओके। हाँ बेटा, ये तो फिजिक्स में जैसे कोई सी दो टर्म आप वेलोसिटी और टाइम के दरमियान देखना चाहते हैं तो आप एक एक चीज को वेलोसिटी में और एक को टाइम को, एक को एक्स एक्सिस पे रख देते, एक को वाई, तो ये वीटी ग्राफ हो जाता है। इसी तरह से जिस चीज को एक्स पे एक को वाई पे, तो उसके रिलेटिव आप ग्राफ को बना देते हैं। तो ये 5 उसकी अवेलेबल शेप। अच्छा बेटा, उसके बाद आपके पास इनको सिर्फ थोड़ा सा देखना है, आगे आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं मैं इसकी देख गया। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा आपको ओरिएंटेशन बताता है, वो हम इधर डिस्कस कर चुके हैं कि पी की 3 ओरिएंटेशन है, एफ की 1 ओरिएंटेशन है, डी की 5 है, एफ की 7 ओरिएंटेशन। तो बेटा ये मैंने इस तरफ शो कर दिया। इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और -L से +L तक जाती है। मतलब L की वैल्यू अगर 0, तो M की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है इसकी एक ओरिएंटेशन। L की वैल्यू 1, बेटा देखिए -1 से शुरू हुआ, दरमियान में 0, 3 ओरिएंटेशन। D के लिए -2 शुरू तक जाना है, -2, -1, 0, +1, +2। ये आपके पास 5 ओरिएंटेशन आ गई।
की ओरिएंटेशन में उसका ये फार्मूला, इससे एफ की वैल्यू 1 निकलेगी, पी की 3 निकलेगी, डी की 5, एफ की 7 ओरिएंटेशन। उसके बाद एक क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपके पास सेल्फ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन उसको एक्सप्लेन करता था। आपके पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बेसिक 4 क्वांटम नंबर है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके यूएचएस के सिलेबस के रिलेटिव वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो कि सब शेल्स को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इसके बाद अभी इसके कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुझे टर्म क्लियर हो जाएगी आपको। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तकरीबन 36 एलिमेंट्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, और एक फार्मूले से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन याद हो भी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते वक्त कुछ रूल्स, कुछ पैरामीटर्स को हम देख रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले जो आपको 3 रूल्स हैं, एक ऑफ-बाय प्रिंसिपल, एक पॉली एक्सप्लेनर, एक फुल रूल। ऑफ-बाय प्रिंसिपल, जिसको दूसरा नाम हम n+l रूल भी कह लेते हैं, ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के रिलेटिव अरेंज। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा, कम, लो एनर्जी लेवल से शुरू होगा। अब किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है, किसका ज्यादा है, वो हमें पता चलता है थ्रू n+l ऑर्बिटल रूल। ये रूल क्या कहता है, बुक में यानी कि वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर n+l वैल्यू। इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, देन ऑर्बिटल विद आपके पास लोअर n वैल्यू शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको पहले रख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा n+l रूल को मैं ये देख लेता हूँ आपको, ये इधर अब आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। n+l रूल ये मैंने एक तरतीब से लिखा है बेटा। इसके लिए अभी जैसे ये ऊपर भी आपने मुझे बताया था, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये लिखी है n की वैल्यू दैट इज 1, और यहाँ पे l की वैल्यू, h के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो बेटा n+l वैल्यू क्या होगी, 1 + 0 = 1। इधर देखते हैं बेटा, आपके पास 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, 2 + 0 आंसर विल बी 2। यहां पे देख लेते हैं, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, 3 + 0 3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3। आगे बेटा आपके पास 3p, n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1, सॉरी p कह रहा हूं, l की वैल्यू। तो n+l बेटा क्या आएगा, n+l 4। अभी तक ठीक चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आगे बेटा आपके पास 4s के लिए n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू 0, आंसर इज 4। अब इन दोनों में तजाद आ गया, दोनों की वैल्यू 4। तो बेटा वो कहता है जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको पहले लिखिए। तो मैंने 3p को पहले लिखा है, ठीक है। जिसकी n वैल्यू अगर 2 की सेम आ गई है, जिसकी n वैल्यू कम, उसको पहले लिखते हैं। इसी तरह से बेटा 3d, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, आंसर n+l क्या आएगा बेटा, 5। 4s के लिए आपके पास क्या आएगा, l की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, क्या आया 4। तो पहले क्या आएगा बेटा, पहले 3d आएगा या 4s आएगा। अब यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4s आया, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने 4s लिख दिया हुआ था, तो दोबारा लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4s, 3d, फिर 4p है। 4p के लिए देख लेते हैं, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 5।
दोनों में से 3D को पहले क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी n वैल्यू कम है। तो मैंने पहले किनको लिखना है? जिनकी n वैल्यू, अगर n प्लस l वैल्यू कम, अगर दो की सेम है तो पहले किसको लिखूंगा? जिसकी n वैल्यू कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं 6s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे या 4f में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? जी बेटा, दोनों में से पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? n प्लस l रूल को यूज करते हुए बताएं। 6s। क्यों? शाबाश। इसमें जो n प्लस l वैल्यू आएगी वो 6 प्लस 0 6। इसमें बेटा क्या आएगी? 4 प्लस 3 7। सर इसमें नजर नहीं आ पहले, रहा। अच्छा सॉरी, ये 6 रुपये इस तरफ कर। अब बेटा ये मैंने दिया था, एक 6s था, एक 4f था। तो अब इन दोनों में से देख लें, तो बेटा 6s के लिए जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये लाइट पड़ रही है तो मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ। 4f, इसके लिए बेटा वैल्यू होगी 4 प्लस 3, ये 7। तो 6d के लिए वैल्यू 6 आई, 4f के लिए 7। तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जी? 6s में। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा कि जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी आपने पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो ऑफ बाय प्रिंसिपल या n प्लस l रूल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में फिल करना है जिसकी एनर्जी कम होगी। तो कम एनर्जी वाला हमें कहाँ से पता चल रहा है बेटा? जिसकी n प्लस l वैल्यू कम है। उसके बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में जब भी आपने दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उनकी स्पिन हमेशा आपने ऑपोजिट रखनी। इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। या इसका दूसरा, इसी को, एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके चारों क्वांटम नंबर में से आपके पास एटलीस्ट एक डिफरेंट जरूर होना चाहिए। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, चारों में से कोई एक एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए। दो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो एटम के ऑर्बिट के अंदर, वो डिफरेंट क्वांटम नंबर से क्या एटलीस्ट आपके पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 आउट ऑफ 4 एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम चारों में से कोई एक डिफरेंट क्वांटम नंबर होना चाहिए आपको। उसको जो है वो हम आपके पास क्या है, आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, या इसको बड़ा सादा सा है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाती है। लास्ट में उन्स रूल, ये रूल हमारे पास सर क्या ये लास्ट कहता है? रिपीट। अच्छा मैं रिपीट सर कर जो देता हूँ आपने बेटा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी स्पिन जो है वो हमेशा आपके पास ऑपोजिट होगी। अब इस चीज को मैं इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास 4s ही लिखता हूँ। तो अगर इनमें इसका यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? दोनों का 4 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा? वो भी 0। यानी कि 0 से मुराद उसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, s है तो 0, m की वैल्यू 0। तो तीन चीजें सेम होगी। तो चौथी चीज जो स्पिन होगी वो बेटा एक की 1/2 है तो दूसरे की -1/2 होनी चाहिए। तो चारों में से कोई एक कम से कम फर्क होना चाहिए। दोनों भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उन रूल के साथ वो वाली चीज भी एक्सप्लेन हो जाएगी बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है। इनमें अगर बेटा आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो वो कहता है कोशिश करें पहले विद सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल फिल करें। मतलब मैंने इनमें 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो क्या होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन
1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। 4 को करना है फिर 1 को पेयर करें, 5 को करना है फिर उसको पेयर, 6 को करना है फिर दोनों को पेयर। लेकिन अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो पहले उनकी स्पिन को क्या रखना है, सेम, और उनको फिल करना है इन डिफरेंट ऑर्बिटल। ये आपके पास हुंड्स रूल, इफ degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be filled, they should be filled in different orbitals with same spin rather than in same orbital with opposite spin। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, जैसे ये आपके पास कार्बन वाली करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो बेटा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2px 2py एंड 2pz। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं, टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीका क्या है, 2px में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दोनों ये फिल कर दिए। तो हुंड्स रूल कहता है ये अगेंस्ट, ये गलत है। आपके पास ये डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो पहला काम क्या करो, सिंगल अब सेम स्पिन के साथ एक एक ऑर्बिटल को डिफरेंट ऑर्बिटल से फिल करो। इधर अवेलेबल ही नहीं है तो इधर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं करने, ये गलत है। आपके पास ये डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ विद सेम स्पिन यहां पे रखो। और ये वाला लास्ट ईयर आया भी था, उसने 4 ऑप्शन दी थी, वो कहता था कौन सी नाइट्रोजन की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा आपने इसको मार्क करना, आपने 2px 2py 2pz में सेम स्पिन के साथ ऑर्बिटल्स को देखना। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल दी है सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 16, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p 6 3s2। अब वैलेंस ऑर्बिटल की तरफ बात करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, पहले एक एक किया, फिर 0 एक बच गया था तो इसको पेयर कर दिया, ये 2 ऐसे अनपेड। इस तरह से करेंगे तो ये गलत है, ये गलत है। हुंड्स रूल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में करना है। फिर एक क्रोमियम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें भी क्या था बेटा, इसका 24 होता है एटॉमिक नंबर, 18 तक अकॉर्डिंग टू आर्गन ही फिल करेंगे, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। फिर 4s में एक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d में, वो हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आगे आ जाता है। अभी सिर्फ हुंड्स रूल देखें, 5 है तो मैं इधर 2 2 1 नहीं किया, तब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेम स्पिन डिफरेंट ऑर्बिटल इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। तो बेटा ये थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटिव काम था। होप सो ये रूल्स वगैरह क्लियर हो गए हैं, अगर तो क्लियर हो गए हैं तो अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। किसी रूल में प्रॉब्लम है वो पूछें ताकि हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ें। सर इलेक्ट्रॉन एक सबशेल से दूसरे सबशेल में भी शिफ्ट हो सकते हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे यहां से हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एनर्जी। वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन, आप इसे, क्योंकि ये डी जनरेट है ये तीनों, 2px 2py 2pz, आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर लिख लें, कोई मसला नहीं, इधर 0 लिख लें, इधर 0 लिख के इधर एक एक इलेक्ट्रॉन लिख लें, वो कोई इशू नहीं। लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आप लिख सकते, वो लिखना है तो आपको फिर एक्साइटेशन की कंडीशन लगाना पड़ेगी, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में लिखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सर ये जो क्रोमियम में हमने 4s में एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, एक उधर चले गया, सर ये हम कहते हैं ना स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेट में, तो सर ये क्यों स्टेबल है, मतलब क्यों डिफरेंट है बाकियों से? बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो नहीं, ये बाकियों से डिफरेंट नहीं है। एक चीज पहले ये देखिए, इसका जब भी रूल लिखवाता हूँ तो मैं इसका एक रूल लिखवा कहता हूँ, एलिमेंट अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल इफ इट्स वैलेंस सबशेल इज हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। अपना ही कंपैरिजन, बेटा ये कंपैरिजन जो होता है वो सिंपल
इससे होता है, इसका किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं है। एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक ये कॉन्फ़िगरेशन है। इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल, इसको किसी मैं कॉपर से या किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा, इन दोनों में से। सर नजर नहीं आ रहा, बोर्ड नीचे करके। मैंने दूसरी भी बेटा क्रोमियम की ही कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो 4s के रिलेटिव इस तरह से लिखी है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का कंपैरिजन हो तो ये वाला ज्यादा स्टेबल देखने में आया प्रैक्टिकली, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पढ़ूं, इसको हम आयरन से या किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आपस में ही कंपेयर। इन दोनों में से वो कहता कौन सी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये वाली है। क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होना होता है वो पहले 4s से होता है, उसके बाद जो है वो आपके पास 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। फिल भी पहले 4s में होता है, रिमूव भी पहले 4s से होता है। ताकि रूल ही है, जो पहले फिल होता है वो सबसे एंड पे रिमूव होता है, लेकिन इस केस में क्योंकि आफ्टर फिलिंग इसकी एनर्जी दोबारा से ज्यादा हो जाती है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है, वहां पे जाके डिटेल से पढ़ें। नॉर्मली क्या होता है बेटा 1s सबसे पहले फिल होता है। ठीक है जी जी सर, ठीक है, ट्रांजिशन वाला चैप्टर ही है वो ना, ये मुझे क्लियर नहीं था, वो इसलिए मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, वहां पे कर लेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कंपैरिजन इन दो में है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा बेटा, अब जरा एमसीक्यू वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ, क्योंकि ये मैंने ये टारगेट किया था कि आज सिर्फ 1:45 तक लेक्चर होगा, क्योंकि जुम्मा है, तो कोशिश करेंगे कि जुम्मा मिल जाए। तो 15 मिनट अब थोड़े से मैं एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको कल थोड़ा सा देखें। उसमें भी बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये जो क्रोमियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। अब जरा इधर करना, ये दोनों क्लियर। सर कल हमने न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन जब कॉपर मेटल के साथ से ट्राई करता है ना, तो गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। वो क्यों होती हैं एमिट? बेटा ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन, आप 3 तरह की रेडिएशन एमिट होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। ये आप फिजिक्स वाले टीचर से भी क्लियरली पूछ सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी, देखिए पुराने बॉन्ड जब न्यूक्लियस के अंदर जाना है, कोई टूटना है, कुछ नया आपके पास बनना है, नया न्यूक्लियस बनना है, तो कुछ ना कुछ तो बेटा एनर्जी, देखिए बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, आप चीजें टर्म पूछ रही है केमिकल बॉन्डिंग और न्यूक्लियर रिएक्शन के रिलेटेड। ये जो आपके पास गैमा रेडिएशन क्यों एमिट होती हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा, ये टोटली फिजिक्स की टर्म है बेटा। और ये इसके लिए आपका बोहर का एटॉमिक मॉडल अगर आप देखें, तो वो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइड या डी एक्साइड होता है तो वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करके ही होता है, तो वो एचवी। अब उस ये रेंज, जब आपके पास गैमा रेडिएशन से क्या मुराद है, जब इसकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 10 आपके पास -12 तक चले जाती है, तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, इस ये वाली वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है उसको हम गैमा रेज कह देते हैं। तो ये तो डिपेंड कर रहा है, जब वो टूट रहा है तो वो किस तरह से एनर्जी, जो नेट एनर्जी है उसको हम देख रहे हो। क्लियर हो रहा है? ये टोटल न्यूक्लियर रिएक्शन के बेटा, हाँ आप जो बात कर रही हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन के रिलेटिव कर रही है सर। ये इसी तरह से कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बेटा, वो क्यों रेडिएशन एमिट करता है, ये टोटल, ये थोड़ी सी फिजिक्स की टर्म्स है, तो वो आप वहां पे क्लियर कर। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है वो आपसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ बेटा, ये कल मैंने आपको कुछ फार्मूले भी लिख के दिए, हाउ मैनी शेल एंड आपके पास, इसको ज्यादा कर लेते हैं, सब शेल, हाउ मेनी सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3। अगर मैं n को 3 कर देता हूं, उसमें बेटा आपके पास कितने सब शेल्स होंगे और कितने उसमें ऑर्बिटल्स होंगे? ए ऑप्शन 3 and 9, बी ऑप्शन आपके पास 4 and 9, सी ऑप्शन 4 and 4 और डी ऑप्शन 6 and 9। जी बेटा, हाउ मेनी सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इफ n इक्वल टू 3?
जी बोले जल्दी से, शाबाश। अल्फा। अल्फा ऑप्शन, गुड, शाबाश। कैसे? ठीक जी बेटा, कैसे? सर शाबाश शाबाश, ठीक है, आंसर बताया। इसमें 3 है ना, मतलब n इज इक्वल टू 3, तो S P D तीनों होंगे। S का एक, मतलब S से वेरी करो तो इसका एक ही होता है, P के आगे 3 होते हैं और D के 5, तो टोटल हाँ, गुड, मिला शाबाश बेटा। पहली बात वी है ना, 1 2 3 तीन सब शेल, ठीक है। इसमें सब शेल 1, इसमें सब शेल 3, इसमें सॉरी ऑर्बिटल, इसमें फर्दर ऑर्बिटल्स क्या आएंगे आपके पास 5, इन सबको ऐड करें 9, तो 3 + 9 अल्फा ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे सिंपल और इसके रिलेटिव आपको एक फार्मूला ऑर्बिटल्स का भी बताया था मैंने, n स्केयर, n की पावर 3 कर लें, 3 की पावर 2, वो भी आपके पास 9 ही आ जाए। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जरा देख के बताना है, जरा क्या लेंगे, सोचने वाला है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू, अगर मैं n को जो है वो 2 कर देता हूं और m इक्वल टू 0, ए ऑप्शन आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन 6 इलेक्ट्रॉन, बी आपके पास सी ऑप्शन 8 इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन 10 इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, बल्कि आपके पास एक ऑप्शन 10 ना करें, 2 इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ, 8 तक तो जा सकते हैं, 10 तक जा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने 2 कर। जी बेटा, इसमें मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 0। खुद से सॉल्व करें फिर मुझे बताएं। देखिए, ये कोशिश करेंगे फिर ही होने हैं बेटा, आपको फिर ही वो चीजें समझ आनी है। सर आपकी वीडियो रुक गई है, शायद नेट प्रॉब्लम है। वीडियो अब बेटा भैया वीडियो, जी सर अब ठीक है। अच्छा बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन बताने हैं जब n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है। जी सर डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन, जी ये अतिया ने बोला 6, लेकिन बेटा डेल्टा ऑप्शन, देखिए 6 तो नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए बेटा, m की वैल्यू 0 को देखना है, तो पहले n इक्वल टू 2 है। अब इसके रिलेटिव बेटा बनेगा क्या आपके पास, सेकंड शेल में हमने देखना, तो आपके पास 2s 2p है, तो p में 3 होंगे, 2px 2py 2pz। इसमें बेटा L0 तो M भी 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास अगर L1 होता है तो ये क्या होगा, -1 0 +1, 0 वाला ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 और 2 4। पॉइंट समझ आया कि नहीं? सर नहीं समझ आया। मैं दोबारा नहीं रिपीट समझ कर देता हूँ। अच्छा जी, चलें दोबारा बता देता हूँ। देखिए बेटा, 2 कंडीशन उसने लगाई हैं, 2 कंडीशन लगाई हैं। एक उसने कह दिया सेकंड शेल है और आसान, तो बेटा सेकंड शेल में आपके पास वैल्यू L की वैल्यू हमेशा इससे कम होती है ना, आपके पास 0 और 1 हो, तो बेटा इसके रिलेटिव क्या आ जाएगा, 2s, ये s को रिप्रेजेंट करता है और ये p को, तो 2p, 2s और 2p। अब बेटा इसमें m की वैल्यू, हमने m की वैल्यू को भी तो पुट करना है ना, तो m की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0, और इसमें 3 होती है m की, -1 0 +1, तो बेटा m कितने निकले, 1 2, और इस ऑर्बिटल में कितने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा, इसको एक और तरह से देख लो, इशू नहीं है बेटा।
पहली बात n इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, हम किस शेल से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड शेल। उसमें बेटा क्या होगा, 2s 2px 2py 2pz। पहले इतनी बात समझ ले, ये बात क्लियर है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं स्टेप वाइज। ये n इक्वल टू 2 है बेटा, आप सेकंड शेल में, क्या आप एल शेल में, तो s2 px py pz। इतनी बात पहले बताइए, क्लियर है, फिर आगे मैं चलूँ। इस सेकंड शेल ले लिया, तो सेकंड शेल में कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे, ये 4। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। हेलो, सर आवाज आ रही क्लियर है? है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब बेटा इसमें देखें, आपके पास ये वाला है, ये कितने एस कितनी तरह से ओरिएंटेड हो सकता है, कितनी ओरिएंटेशन है, एक तरह से। जब एक होता है तो m की वैल्यू क्या होती है, 0। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये। अब p में बेटा आपके पास 3 ओरिएंटेशन होती हैं m के रिलेटिव, -1 0 +1। हमने वो वाली चूज करनी है जिसमें m 0, ये। इसमें भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2p y में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितने लोग हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा? अगर क्लियर हुआ तो मैंने इधर से ही एक और Yes, sir. क्वेश्चन आगे यस दे- सर। अच्छा, अगर इधर से ही एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू +1/2। और s को मैंने कर दिया +1/2। s से मेरा स्पिन क्वांटम। ऑप्शन वही है, 4 6 8 B2, ये ले। अब बेटा क्या ऑप्शन होगी, अब कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? ऑप्शन अब बेटा आपके पास डेल्टा सर टी। 6। बेटा मैंने देखिए m0 तक तो 4 से 6 तो हो ही नहीं सकता ना। जब n2 m0, तो ये ऊपर साबित किया कि 4 इलेक्ट्रॉन है वहां। अब आगे मैंने कह दिया s1/2। अब इनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक ही क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, एक ही क्लॉकवाइज एक ही एंटी क्लॉकवाइज, एक एक यहाँ से ले ली तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इधर से एक इधर से। भाई मैंने सिंगल स्पिन के साथ कह दिया ना m+1/2, यानी कोई सी क्वेश्चन तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा। सर दोबारा। बेटा देखे ना, मैंने n इक्वल टू 2, ये वाली तो पुरानी कंडीशन थी, n इक्वल टू 2 m इक्वल टू 0, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे मैंने कह दिया है, उनमें आगे फर्दर कंडीशन क्या है, आपने सिंपल +1/2 वाले लेने हैं, नहीं -1/2 वाले निगलेक्ट, आधे निगलेक्ट कर दें। तो 4 थे तो आधे निगलेक्ट कर दिए, 2 हो गए। आधों की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, आधों की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो मैंने सिर्फ क्लॉकवाइज लेने हैं, वो 2 आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये ऊपर से व्हाइट बोर्ड क्लियर आ रहा है, ये जरा देख लें। अच्छा बेटा, क्योंकि आज मैंने ये कोशिश की थी कि आज थोड़ा सा जरा मुश्किल क्वेश्चन ही लगाता हूँ। इफ n इक्वल टू 4 कर दूं, अब ये बहुत आसान है। s जो है वो, इसमें सिर्फ s की कंडीशन दे रहा हूँ, 1/2। ए ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, बी 16 इलेक्ट्रॉन, सी 32 इलेक्ट्रॉन, डी 50 इलेक्ट्रॉन, डी। अब ये जल्दी से आंसर दे सकते हो आप विद इन मिनट। चलो टाइम कम है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप रीजन बता दें। बेटा जी n इक्वल टू 4 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32।
टोटल हो गए 32। गुड, शाबाश। अब उनमें से आधे की क्लॉकवाइज है, आधों की एंटी क्लॉकवाइज है, तो आधे 16, इसका हाफ वो क्लॉकवाइज हो, वो 16 हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। और तो कोई एम की कंडीशन ही नहीं लगाई थी मैंने, आसान वाला पूछा था। अच्छा, अब एक बस इसके रिलेटिव फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बाकी कुछ आपको टेस्ट में मैं पूछूंगा। n इक्वल टू 2 कर दूं, m इक्वल टू 1 मैंने बार इस दोनों तरफ मोड लगा दिया, इसका मतलब है इसकी 1 के रिलेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, या इसको ऐसे कर देता हूँ, आपके पास +-1, तो मैं क्या कर देता हूँ जी, +-1। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स बताएं आप, ए ऑप्शन, इफ n इक्वल टू, देन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपने बतानी है। अब मैं आपके पास जो ऑप्शन रख रहा हूँ उसमें ए ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, सी 6, डी 8 इलेक्ट्रॉन। जी 8 बेटा, अब 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन, गुड, शाबाश। कैसे? अब आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए, यही मैंने n इक्वल टू 2 रखा हुआ है ना, तो वो -1 और +1, 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन, गुड, शाबाश, ठीक है। तो उसमें 2 ही बनेंगे, इसमें 2 होगा नहीं, तो इसमें एक माइनस और इसमें आपके पास प्लस, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो होप सो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी इसके रिलेटिव। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आपके पास 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक फार्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी इसकी डिटेल कल बताएंगे। आपके पास ये फार्मूला 1s2 2s2 2p, आपके पास 3s 3p 4s 3d 4p, ये बेटा आपके पास है। 2 एक्सेप्शनल केस, एक क्रोमियम का एक कॉपर का आएगा, बाकी इसी से कोई से एलिमेंट की, कोई भी आपको एलिमेंट दे दे, उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो। 2-3 मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ वो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन करो, तो क्लोरीन की कौन सी करेक्ट कन्फिग्रेशन है? क्लोरीन की कैसे करेंगे बेटा? 17 है इसका, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। उसके बाद 3s2 कितने हो गए बेटा? 12। अब पी में 6 तक आते हैं, लेकिन है 5, तो पी को जरा ओपन करके लिख लेता, 3p 1 2 3 4 5, ये 3px होगा, ये 3py होगा, और ये 3pz होगा। कोई सा एलिमेंट आपके जेहन में, मतलब मैं आपके पास आयरन कर लेता हूँ, Fe26 होता है बेटा, उसकी कन्फिग्रेशन कैसे करनी है जी? 1s2, वैसे आर्गोन के रिलेटिव, 2s2, चलें सारी, 3s2 3p6, ये सारी वैसे आर्गोन के रिलेटिव है, इसको हम नॉर्मली आर्गोन 18 भी लिखते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास यहां तक आर्गोन, उसके बाद 4s2 3d, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किस तरह से, ये कितने हो चुके हैं? 20, 26 करने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1। इस तरह से आपके पास ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो कोई भी एलिमेंट बेटा इस लाइन को याद रख लेना है, उसके रिलेटिव जो है वो किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें। तो कल आते ही कुछ इसके कह लें कि एमसीक्यूज करेंगे। कन्फिग्रेशन आप बुक से आपने देख लेनी है, 36 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी आपके पास पैटर्न से आपको पास होनी चाहिए। कल मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा, और साथ फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें। सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, n = 2 m = +-1, इसकी रीजन दोबारा बता दें। बेटा ये इधर ही देख, ये यही डाटा है, n = 2, और अब मैंने 0 वाली नहीं लेनी, अब मैंने -1 और +1 वाली, तो -1 +1, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑर्बिटल है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। हाँ, n = 3 कर देता, फिर 8 आ जाना था, क्योंकि ठीक वो है 3p में भी चले जाना था। अच्छा, 1 मिनट होल्ड बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम।
मैं कर रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह कल, क्योंकि थोड़ा सा काम है और जुम्मा भी है, तो जो भी सर? आपकी इंक्वायरीज होंगी कल इसके ऊपर और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? कल इस पे और क्वेश्चन कर लेंगे, परेशान ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है।